गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और आप इसको लिखिए और इन प्रश्न को इसके तहत संदार लिख कर रखिए। आगे आपके एग्जाम में यही से प्रश्न होंगे। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ये बताना है। आसान सा प्रश्न है। आपको ये बताना है कि क्यों मनाया जाता है, 28 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कब करते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कब सेलिब्रेट किया जाता है ये बताना है आपको। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। सही जवाब डी होगा। सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी। अब देखो, इस दिन क्या हुआ था, सीवी रमन ने कुछ खोज किया था। क्या खोज किया था सीवी रमन ने? तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए यह दिन मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक और चिकित्सक 1928 में रमन प्रभाव खोजा गया था। 1928 में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। और एक और खास बात है, 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिला। भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला भौतिकी के क्षेत्र में। ये बात याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और इन्होंने जो रमन प्रभाव की खोज की थी उसी खोज को ध्यान में रखते हुए इसको मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक विशेष थीम के साथ में मनाया जाता है। इस साल इसका थीम क्या है? नेशनल साइंस डे की थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इस बार इसके थीम क्या है? थीम, विषय, इसका विषय है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक साइंस। वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक साइंस, वैश्विक विज्ञान या वैश्विक साइंस, वैश्विक विज्ञान है ना, ये इसकी थीम है, विषय है। नेशनल साइंस डे 2023 जो मनाया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 2023 है ना, 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इनको 1954 में भारत रत्न भी जो है दिया गया था। है ना, 28 फरवरी को उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 1928 में, इसीलिए याद दिया जाता है। 1954 में इन्हें रमन प्रभाव 1954 में भारत रत्न दिया गया। ये पहले व्यक्ति है जिनको भारत रत्न दिया गया। 3 लोगों को दिया गया 1954 में, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। 3 लोगों को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किसने 2020 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? किसने जो है 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा लियोनेल मेसी इज द राइट आंसर।
इसका सही जवाब होगा लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा लियोनेल मेसी। तो 6 बार के बैलोन ड'ओर पुरस्कार विजेता है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लियोनेल मेसी इज द राइट आंसर। फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना। फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ है? फीफा की स्थापना और फीफा का मुख्यालय मेसी ने अब तक 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2023 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब जीता है। 7 बार हो गया है ना। मेसी ने 7 बार यह खिताब जीता, मेसी ने 7 बार यह खिताब जीता है, मेसी ने 7 बार यह खिताब जीता। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीफा है ना का खिताब मेसी ने 7वीं बार जीता है। पिछले बार अर्जेंटीना ने है ना, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप विजेता है। फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ था? कतर 2022 है ना, कतर में हुआ था, जहां पर अर्जेंटीना ने खिताब जीता। किसको हरा कर जीता था? फ्रांस को हरा कर जीता था। हाल ही में फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के महासचिव कौन बने हैं? फिक्की के महासचिव, फिक्की FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री है ना, हु हैव बीन अपॉइंटेड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा, फिक्की के महासचिव बनाए गए हैं शैलेश पाठक। शैलेश पाठक इज द राइट आंसर। शैलेश पाठक फिक्की के सचिव बने हैं, वही फिक्की जिसकी स्थापना 1927 में हुआ था। शैलेश पाठक बने फिक्की के महासचिव। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महासचिव शैलेश पाठक। इसके पहले अरुण चावला इसके निदेशक थे। अरुण चावला 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। अरुण चावला 30 जून 2023 को क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे, तब इनका कार्यकाल शुरू हुआ। लेकिन इनको फिक्की के महासचिव नियुक्त कर लिया गया है, अभी अरुण चावला थे है ना। फिक्की के बारे में जानिए, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1927 में। किसने किया था? तो GD बिरला, घनश्याम दास बिरला, GD बिरला के द्वारा महात्मा गांधी के सुझाव पर फिक्की की स्थापना 1927 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा ये व्यापारिक समूह है ना, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? फिक्की का अध्यक्ष कौन है? ये आप लोगों को बताना है। फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता, फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता, जो 2021 के CHSL एग्जाम अप्रैल में हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष संजीव मेहता है। फिक्की का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023, देखो 13वें नंबर का राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 में किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन आपके पास झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसको जीता है मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। इसको मध्य प्रदेश में जीता है। मध्य प्रदेश सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब है। और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराया। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर खिताब जीता है।
है ना, 5-1 से, 5-1 से मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा दिया। अब देखिएगा झारखंड और हरियाणा में मैच हुआ था, झारखंड ने हरियाणा को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया, चौथे नंबर पे हरियाणा। तो पहला हिस्सा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा झारखंड, चौथा हरियाणा। ये 4 रैंकिंग रही, न फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो मध्य प्रदेश ने इस राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश को हराकर जीत लिया। याद रखना है, झारखंड ने हॉकी हरियाणा को हराकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया। ये 13वें नंबर का हॉकी कप था। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार करिश्मा यादव को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच किसको? करिश्मा यादव, करिश्मा यादव। एक हो गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको होता है? प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है प्रतिभा आर्य को दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रतिभा आर्य, प्रतिभा आर्य, प्रतिभा आर्य प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। तो प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये याद रखिएगा। सोनल मिंज सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, प्रतिभा आर्य जो है वो मध्य प्रदेश की है, एमपी। प्रतिभा आर्य कहां की है? एमपी की है, ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। और सोनल मिंज जो है हॉकी झारखंड की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, अलबेला रानी टोको सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड हॉकी झारखंड, और मानश्री नरेंद्र शेडगे सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर हॉकी महाराष्ट्र। चलिए, तो ये सब याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हॉकी के ये विजेता मध्य प्रदेश। किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने तो संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ समझौता किया है? महिलाओं को सशक्त बनाने, उनको रोजगार से संबंधित, उनको आगे लाने के लिए, है ना, महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने, क्या प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ महिला संगठन, उनमें संयुक्त राष्ट्र में है, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ समझौता किया है। किस राज्य ने किया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल इज द राइट आंसर। केरल में, है ना, इसका सही जवाब है केरल। केरल बिल्कुल सही जवाब। केरल ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, अब खास करके केरल ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सीएम पिनराई विजयन है, यदि याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 24 अक्टूबर को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और उसके सचिव, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। केरल इज द राइट आंसर। पहला पक्षी एटलस जारी करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? केरल है, पक्षी एटलस जारी करने वाला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का उद्घाटन किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब जो होगा हो जाएगा गंगटोक। गंगटोक कहां है? सिक्किम की राजधानी, सिक्किम। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। तो ओम बिरला ने 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का उद्घाटन किया गंगटोक सिक्किम में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा ये प्रश्न।
सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण, ये सारे लोग उपस्थित थे, है ना। इस कार्यक्रम में भाग लिए ये सभी लोग। 2 दिवसीय सम्मेलन में संसद और विधानसभा को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने को लेकर कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नशीली दवाओं का दुरुपयोग, आगे का रास्ता और साइबर बुलिंग मुख्य मुद्दे रहे जिन पर इस सम्मेलन में चर्चा हुआ। ये बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। भारत में पूर्व से लेकर और पश्चिम गुजरात तक कुल 31 विधानसभाएं हैं। 31 विधानसभाएं हैं, याद रखिएगा। तो ये सब याद रखिएगा, इन सब मुद्दों पर यहां चर्चा विचार विमर्श हुआ। सिक्किम के मुख्यमंत्री, सिक्किम के जो सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग, और इसके गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, याद रखेंगे। सिक्किम जो है पूर्ण राज्य कब बना? 1975 में। कौन सा संशोधन? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। इंदिरा गांधी के समय में 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का ये पूर्ण राज्य बन गया है। भारत का पहला जैविक राज्य भी है सिक्किम, जो है पहला जैविक राज्य भी है सिक्किम, जैविक राज्य भारत का, हाँ याद रखिए। एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, क्या आप आराम से कर सकते हैं? एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आराम से बता, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि एलोरा और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में ही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसका आयोजन जो है महाराष्ट्र में ही किया गया है। 7 साल के अंतराल के बाद यह हुआ है। 25 फरवरी को 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ। 25 फरवरी, 26 और 27। तो 25 से 27 फरवरी तक, है ना। और इसका आयोजन कहां हुआ? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजन हुआ। तो याद रखिएगा 25 से 27 फरवरी तक 3 दिवसीय आयोजन, है ना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के परिसर में इसका आयोजन किया गया। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 सांस्कृतिक विरासत और विविधता का उत्सव है। इंद्रियों के लिए दावत देने का वादा इसके तहत किया जाता है। एलोरा अजंता की गुफाएं जो कलाकृति और वास्तुकला के साथ साथ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के लिए एक प्रदर्शन का और देखने का आकर्षक विषय है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने इस उत्सव का उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने उद्घाटन किया। याद रखिएगा, उद्घाटन किया। भागवत कराड़, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागवत कराड़ ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अजंता एलोरा की गुफाएं जो है बहुत ही प्राचीन है, जिसमें कलाकृतियों के लिए फेमस है, और महाराष्ट्र में अजंता एलोरा और बाघ की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है। हाल ही में किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो बहुत ही धाकड़ जो है कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हरि बालकृष्णन। इसका सही जवाब हो जाएगा हरि बालकृष्णन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बिल्कुल सही जवाब। हरि बालकृष्णन जो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, इनको मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन। डॉक्टर बालकृष्णन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर हैं। उन्हें यह पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग वितरित सिस्टम उनकी मौलिक खोज के लिए दिया गया है। वायरलेस नेटवर्क, वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, वायर्ड एवं वायरलेस नेटवर्किंग और उसके साथ साथ मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में नेटवर्किंग तथा मोबाइल सेंसिंग, मोबाइल सेंसिंग में उनके योगदान के लिए, उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग तथा मोबाइल सेंसिंग में उनके योगदान के लिए मार्कोनी पुरस्कार यह दिया गया है हरि बालकृष्णन, है ना, याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने छठी बार आईसीसी की महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? आईसीसी की, है ना, आईसीसी की महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया और छठी बार जीता है ना। तो छठी बार, 6th time who has recently won the ICC for the 6th time who has won the Women's T20 World Cup title, है ना। तो ये जीता है, इसका सही जवाब जो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने छठी बार दक्षिण अफ्रीका को हराकर, किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता है, खिताब जीता है, ये याद रखिएगा। और ये आयोजन कहां हुआ? महिला T20 का आयोजन कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। हाँ, केप टाउन में। दक्षिण अफ्रीका कई ग्राउंड में पूरे मैच हुए, तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। दक्षिण अफ्रीका का पहला खिताब जीतने से चूक गए और ऑस्ट्रेलिया छठी बार जो है, इसमें भारत जो है पहले ही बाहर हो गया था, है ना, याद रखेंगे, भारत पहले ही बाहर हो गया था आईसीसी महिला T20 विश्व कप से, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, शानदार तरीके से प्रश्न होगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मेग लेनिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया और 20 ओवर में 6 विकेट पे 156 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे 137 रन बना पाई। ऑस्ट्रेलिया 156 जबकि दक्षिण अफ्रीका 137 रन बना पाई और 19 रन से जो है खिताब जीतने से चूक गई दक्षिण अफ्रीकी टीम। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हराया था। सेमीफाइनल में भारत को किसने हराया? ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से हराया था और उसे बाहर हो गई थी भारतीय टीम। ऑस्ट्रेलिया टीम 2010, 12 और 14, 18 और 20 और 2023 में वो जो है 2 बार हैट्रिक लगा चुकी है ना, 2 बार हैट्रिक लगा चुकी है, 10, 12 और 2014, 2018, 2020 और 2023। तो लगातार इन्होंने 2010 का, 2012 का, 2014 का खिताब जीता था, फिर 2016 रह गया, है ना, 2016 का ही मिस हुआ है, 2010 से लेकर 2016 का ही मिस हुआ, उसे लगातार जीती है। वेस्ट इंडीज ने जीता था, वेस्ट इंडीज उस समय वेस्ट इंडीज टीम वनडे का भी चैंपियन थी, है ना,
T20 का भी चैंपियन था, महिला पुरुष से सब लेकर, और जो है सभी चैंपियन थे वो सब। तो उसके बाद देखो 2010 के बाद एक बार सिर्फ वेस्ट इंडीज जीता, बाकी सब ऑस्ट्रेलिया जीतती हुई है लगातार ना। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। सबसे पहले इंग्लैंड जीता। हाँ, सबसे पहला टूर्नामेंट जीता, लेकिन 2010 के बाद कह रहा हूं। 2010 से 2010 से 2023 तक के बीच कितने हुए हैं? 7 में एक बार सिर्फ 2016 में वेस्ट इंडीज ने जीता, बाकी सारे 3 और 3 6 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतरराष्ट्रीय आईपी इंडेक्स में भारत को 55 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? बहुत मतलब आईपी इंडेक्स मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी इंटेलेक्चुअल पर बौद्धिक संपदा बोलते हैं, है ना। तो बौद्धिक संपदा इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग है ये, जिसमें 55 देशों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और इस सूची में किस स्थान पर है? क्यों भारत को 55 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 52nd 42वें स्थान पर रखा गया है भारत को। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतरराष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 55 देशों की सूची में 42वें स्थान पर है। बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी सराहनीय है जिस स्थान पर रखा गया है। दुनिया की 55 प्रमुख इकोनॉमी आईपी अधिकारों के संरक्षण का मूल्यांकन किया जाए तो ग्लोबल जीडीपी के लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करता है। यह हर साल जारी किया जाता है। 2023 के संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, इसके बाद यूके और फ्रांस है। पहले स्थान पर कौन है? पहले अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस तीसरे नंबर पर है। फ्रांस तीसरे नंबर पर है, याद रखेंगे। अमेरिका, यूके, फ्रांस, ऐसे प्रश्न होंगे। भारत का आकार और आर्थिक प्रभाव विश्व मंच पर बढ़ रहा है, बताया गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा संचालित एक वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट पेटेंट और कॉपीराइट कानूनों को लेकर आईपी संपत्तियों के मुद्रीकरण की क्षमता और अंतरराष्ट्रीय समझौतों का अनुसमर्थन शामिल है। ये बात आपको याद रखना। सूचकांक का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र को अधिक नवाचार, रचनात्मकता, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा चिन्हित एक उज्जवल आर्थिक भविष्य को ले जाने में मदद करना है, यही इसका उद्देश्य है। तब 55 देश पहले 3 नंबर पर ये है, 42वें नंबर पर भारत है। बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट राइट, इसके बारे में ये रिपोर्ट है, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए सारे प्रश्नों को याद रखिए इस तरीके से, वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगा। सभी लोग इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर हम इसी तरीके के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।